हाय गाइस, आज मैं आप लोग को इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया है वीडियो, तो आप लोग वो देख सकते हो। और ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ये महेश बर्णवाल की बुक है और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे ही रहते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये वन लाइनर है, तो आप लोग इससे नोट्स बना सकते हो। और मैं इसका मतलब मैं आप लोग को इसका सारा चैप्टर वाइज करा दूंगी, तो आप लोग इससे नोट्स ले लेना और बना सकते हो वन लाइनर। और अभी जो 17वां बीपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सब देखे हैं ना, सारे ही इससे मिलते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग को इससे तैयारी करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार है। तो इसमें किस किस चीज़ से भारतीय नागरिकता आपको मिल सकता है? तो ये जन्म से है, वंशाधिकार द्वारा होता है, पंजीकरण द्वारा होता है, और देशीकरण द्वारा होता है, और भूमि के अर्जन के द्वारा। इस 5 प्रकार से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किस देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान है। और फ्रेंड्स, ये जो ना करंट बेस पे ये बुक जितना 2024 में 2023 का जो भी नया कुछ आया है ना, केंद्र सरकार लागू किया, वो सारे ही इसमें है, तो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और ये BBI आप लिख सकते हो। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो यह प्रति 2 वर्ष पे मनाया जाता है। यहाँ पे ना कुछ नोट्स है, आप लोग इसको लिख लेना, बुक में ऐसे दिया हुआ है। NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना क्या होता है? तो ये आप लोग, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना खुद से, क्योंकि पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नोट है, आप लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले भारतीयों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर रहते हैं। अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम। और नेक्स्ट है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। ये BBI है, आप लोग लिख लेना। BBI लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से है। एक नोट्स भी है, देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन का है, ये पूछता ही है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, ये कृषि भूमि है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं इसको। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियाँ किससे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है? तो ये है मौलिक अधिकारों के। फिर भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है संविधान समानता का अधिकार। ये नेक्स्ट है, ये नोट है, आप लोग लिख लेना। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ये है दूसरा भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। ये दोनों ही दिया गया है, शॉर्ट नोट है, आप लोग लिख सकते हो। इसमें देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में क्या होता है कि धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेधन अनुच्छेद 15 में है। ये बहुत ही आता है। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ और सरकारी समितियां बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। फिर आता है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो इसमें आता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है। सेकेंड है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 3 में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21 का ए में है और अनुच्छेद 5 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में अनुच्छेद 22 है। ये भी आई है फ्रेंड, ये वाला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। और फिर नेक्स्ट है धर्म अनुच्छेद 7वां में है। धर्म एवं संस्कृति को स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये सब में है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया जाता है? तो अनुच्छेद 17 में है। संविधान के अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंश से है 18 का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर प्रभाव डालता है? तो अनुच्छेद 19 हो गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता की कुछ अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का ए में है। ये नोट है भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता ये पूछता है कि कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आर्थिक समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा 14। फिर ये जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिवेद अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 से 16 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 16A से 16(2) का। और अन्य पिछड़ा वर्ग ये अभी नया जुड़ा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो ये है जस्टिस रोहिणी। ये इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस रोहिणी के।
वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ए में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 ए जी में है। भारत के किस भाग में निवास करने का, बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 ए ई में है। भारत के राज्य क्षेत्र के आवंटन संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 डी में है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो 5वां है संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 19 का सी में है। और शांतिपूर्वक हथियार सहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 का बी में है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहला वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का ए में है। शांतिपूर्वक हथियार, पहले इसको याद कर सकते हैं, उसके बाद इसको बी है, देन सी है, फिर डी है, ई है और जी है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता। वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का ए में है। शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 का बी में है। संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 का सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र के आवंटन संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 का डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 का ई में है। और कोई वित्तीय, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का जी में है। तो ऐसा हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 का सी में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद बी में है, अनुच्छेद 20 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये BBI है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म आते हैं। हिंदू मतलब होता है बौद्ध धर्म और सिख धर्म हिंदू शब्द में लिया गया। अनुच्छेद 25 में ये बताता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो ये बार बार पूछता है। न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये BBI है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 में है। और ये इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे शॉर्ट नोट है। मूल अधिकार अनुच्छेद है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये आपको 6 अधिकार है, 6 मूल अधिकार है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये BBI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बार पूछा गया है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। फिर है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है। तो ये भी BBI बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, मौलिक अधिकारों में संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल
वैधानिक अधिकार बनाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो ये अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) है। नेक्स्ट है, 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है, ये पेरेंट्स को देना जरूरी है, ये मूल अधिकार में है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्र आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार राष्ट्र आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1976 में है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पहला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। यह है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद युग नहीं है। ठीक है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इसको मैं शॉर्ट कर लेती हूँ, आप लोग नोट्स बना लेना। तो नीति निर्देशक तत्व संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 36 में है। मैं यहाँ पे आप लोग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 36 में है। नीति निर्देशक तत्व संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में है, न्याय द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता है ये। अनुच्छेद 38 में है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) में है, आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क में है, पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 का ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 का घ में है, अनुच्छेद का 39 का घ में है, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ये BBI बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये नोट कर लीजिएगा, BBI आप लोग लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 39 का अड़ा में है, पुरुष और स्त्री का कर्म कार्य के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी BBI है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोवित दशाएं, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायक 42 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और इम्पोर्टेंट नोट है ये, मूल अधिकार कानून के रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।
मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसी का आगे देखते हैं अनुच्छेद 43 का क। अनुच्छेद 43 का क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 का है SC/ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार तथा हानिकारक नस्लीय पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार प्रयास। अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 में है राष्ट्र महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, तो अनुच्छेद 50 से 50-50 कार्यपालिका 50 और न्यायपालिका 50 आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड, ये अभी पारित किया है। समान नागरिक, ये BBI है, आप लोग लिख लेना BBI। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है, तो अभी मैंने बताया था 51, अनुच्छेद 51 ये बहुत आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये BBI है। नेक्स्ट चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये KT शाह का है, ये भी आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, KT शाह का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल कर्तव्य। अब आया मूल कर्तव्य, तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो रूस से लिया गया मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, तो भाग 4 का क में है। स्वर्ण सिंह, ये BBI इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया है, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में जोड़ा गया था। याद रखना है कि 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, बट 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है, तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है, तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है, तो नैतिक कर्तव्य होता है मोरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, और राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य और कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का क 5 में है। और मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल भारत के नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायाधीश P.N. भागवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है। याद रखना है, P.N. भागवती। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है। तो पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श को संस्थाओं और राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, उसका पालन करें। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनका अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसका परीक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणित मात्र के प्रति दयाभाव रखें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक अधिकार जो है ना 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उतना बार बार नहीं पूछता है, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियां की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया है। और नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये विजल इमेलुअन बनाम केरल राज्य 1986, ये VVI है, ठीक है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में कहा गया है? तो विजय एमुलियन बनाम केरल राज्य 1986। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति पद की आहार्यता, क्वालिफिकेशन क्या होता है? अनुच्छेद 51 में पहले राष्ट्रपति पद का अनुच्छेद 58 में वर्णन किया गया है। वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन होता है। और राष्ट्रपति पद का अनुच्छेद कितना है? तो 58 में है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अनुपातित प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणित मत पद्धति के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप लोग मार सकते हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव और अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचन द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस
स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा तो होगा कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तब कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग होता है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है तो राज्यों की विधानसभाएं महाभियोग में भाग नहीं ले सकती। अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, महाभियोग चलाना है तो राज्यों की विधानसभाएं उनमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, फिर उनके चुनाव में भाग लेती है लेकिन उन पर महाभियोग जब चलता है तो वो लोग राज्य की विधानसभाएं उनमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। संसद अथवा विधानसभा में कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें होती है तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के पद की रिक्तता को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना ही होता है। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुनावों में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये भी एक क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा उनका हटा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किस प्राप्त है तो संसद को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्तियाँ प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ नहीं होती है। ये BBI है, BBI आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है तो 53 में है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखिए, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, अनुच्छेद 58 में है। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ 53 में है। और देखिए यहाँ पे ये BBI है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभिक किया जाता है। संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो। विधानसभा इसमें भाग नहीं लेगी। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 57 में है। पुनः निर्वाचन की पात्रता स्टार्ट कर सकता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो अनुच्छेद 111 है। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा कि दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो ये अनुच्छेद 111 है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु वो बंद कर सकता है तो 160 है। अनुच्छेद 160 है, मतलब इसमें दिया हुआ है कि किस कारण से राष्ट्रपति राज्यपाल का कार्य कर सकते हैं तो किस अनुच्छेद में है तो ये अनुच्छेद 160। यहाँ पे है राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद, तो हम लोग देख लेते हैं, ये BBI होगा इसमें। तो पहला है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में ही है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं। फिर अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 54 में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ हैं। अनुच्छेद की रीतियाँ आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले यह क्रम वाइज दिया हो गया है, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसा क्रम वाइज दिया है ना, तो आप लोग भी इनका लास्ट वाला याद रखिए। जैसे भारत का राष्ट्रपति है तो पहले राष्ट्रपति, फिर शक्ति, फिर मंडल, फिर रीति, ऐसा करके याद रखने से हो जाएगा। निर्वाचन रीति, ठीक है, निर्वाचन मंडल, ऐसे। तो पहले 52 में भारत का राष्ट्रपति है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है, 54 में है निर्वाचन मंडल है, 55 में है निर्वाचन रीति है, 56 में है राष्ट्रपति पदावधि है, पद का विधि है, पदावधि। और 57 में पूर्वाचन के लिए पात्रता
क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 57 में। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता, ये क्वालिफिकेशन इसमें है, अहर्ता, ठीक है। 58 में। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें होना चाहिए, जो ऊपर में हम लोग देख लिए हैं। ये शर्तें जो है ना, यहाँ पर भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यही है 58 में, 59 में। और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा है। फिर 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीतियों को भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति। तो इसमें 6 महीना से अधिक राष्ट्रपति का पद नहीं खाली हो सकता है। फिर 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। 72 में ये बार बार पूछता है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बता दिया मैंने। राष्ट्रपति की मृत्यु या दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल के पास ये नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय को अगर हटाना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो ये हक केवल राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो इसमें है कि अगर राष्ट्रपति कुछ डिस्कशन करना चाहता है तो वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो इसमें 143 में है। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल बोलते हैं तो राष्ट्रपति को ये करना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्तियाँ का प्रयोग किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ने एक जो होता है ना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। वो बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करते हैं, लेकिन चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, कौन कौन सा राष्ट्रपति द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, हम लोग देखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, इसको नियुक्त कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष एवं सदस्य, और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, और दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। दिल्ली और पांडिचेरी का मुख्यमंत्री इसलिए बोला गया क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो 5 लाख है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका काम करेंगे। और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। यह उक्त किस पर लागू होता है, तो भारत का राष्ट्रपति पर लागू होता है। और भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो, और श्री रामनाथ कोविंद, ये दोनों ही ना भारत के राज्यपाल बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि भारत का राष्ट्रपति रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आ सकता है।
द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी और द्वितीय महिला, क्योंकि इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी थी तो इसलिए इनकी द्वितीय महिला लिखा गया है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के पद धारण करने वाले पदाधिकारी। ठीक है, संघ के मंत्री के राज्यपाल, भारत का महानवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है वह किसी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है यह निर्विरोध चुने गए थे। और भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरि वेंकट रमन वीवी गिरी का है। और भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता था? तो ये सब जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है, जस्टिस M हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा है? तो ये क्रम है, तो ये 15वां क्रम है, 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाल राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष से 11 दिन तक कार्य किया है। तो सबसे लंबा अवधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि 1950 से 1962 तक रहा है। और डॉक्टर सबसे कम अवधि रहा है राष्ट्रपति के रूप में तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है, 1 वर्ष और 11 दिन तक ही रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ हैं। तो जब दंड देना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो क्षमादान का अपील कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और जब दंड मृत्युदंड हो तो राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए भेजा जा सकता है। उपराष्ट्रपति देखते हैं। तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। संसद के निर्वाचन के समान ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतरिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में संबंधित अनुच्छेद है 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्य का पदेन सभापति होना। और 65 में अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीतियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रीति की पूर्ति के लिए चुना गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद
71 में है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय नोट से नीचे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना यहाँ पे किया गया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। उपराष्ट्रपति नीचे में सबसे पहले ये देखते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भरित होता है, संचित निधि से दिया जाता है। फिर देखते हैं यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समान क्या क्या समानताएं हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए, इसमें भी राज्यसभा। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। और फिर राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और उपराष्ट्र में राष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में दोनों देख लीजिए आप लोग डिफरेंस। आगे देखते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं आखिरी चैप्टर है, आगे और मैं दूसरा दिन नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आज के लिए आप लोग बस इतना ही है, आप लोग देख लीजिए ये लास्ट पढ़ा के उसके बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी तक भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1963 तक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक है। फिर तीसरे हैं श्री वीवी गिरी है, तो 1967 से 1969 तक ही है। श्री गोपाल स्वरूप पाठक है 1969 से 1974 तक है। श्री वी.डी. जती है 1974 से 1979 तक है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक है। श्री आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक है। फिर 8वें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक है। श्री आर के नारायण ये 9वां है, तो श्री आर के नारायण है 1992 से 1997 तक है। कृष्णकांत है 1997 से 2002 तक है। फिर श्री भैरव सिंह शेखावत है 2002 से 2007 तक है। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक है। और श्री मधुरप्पा वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022। जगदीश धनखड़ है, तो 2022 से अब तक है। नेक्स्ट है कि सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसका सदस्य नहीं होते, ठीक है। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंध प्रावधान अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किस सदन का भाग नहीं लेते हैं। तो यह राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। राज्य विधान मंडल का ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद का नहीं ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, करीब 1 घंटा का हो जाएगा, इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है नेक्स्ट है, उसके बाद अभी और भी है, बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, छोड़े जा रही हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं महेश वर्णवाल का ना सारा ही मैं करवा दूँगी आप लोग को, नेक्स्ट चैप्टर तक करवा दूँगी। मैंने जितना भी है ना वो साइंस भी मैं लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा।